Hello student, very good morning. In this third lecture, we are going to discuss the topic number 1.6 to topic number 1.8, where we are mainly concerned with the types of void, that is a tetrahedral and octahedral void. Thereafter, we are going to discuss the packing efficiency of the crystal system. So, a lot to know, a lot to discuss. Without wasting a time, let's get started. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो हमारे पास सीसीपी और एचसीपी टाइप के अरेंजमेंट में बनेगी। देखो, आपको फर्स्ट दिखाया हुआ है सीसीपी का अरेंजमेंट और दूसरा दिया हुआ है आपको हेक्सागोनल पैकिंग अरेंजमेंट। इन दोनों में हमको दो टाइप की वॉइड देखने को मिलेगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जो नंबर होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं जो एटॉमिक होता है उससे, मतलब जो टोटल एटम के नंबर होंगे या एलिमेंट के नंबर उतना। बट टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वो 2 टाइम्स होगी। आपके पास जितने एटम्स होंगे उनसे 2 टाइम होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको पता होगा कि सॉल्ट है वो केटायन और एनायन से बन रहे हैं, और अगर हम दोनों की साइज़ की बात करें तो एनायन साइज़ में बड़े होते हैं, तो जो क्लोज पैकिंग होगा वो ऑक्यूपाई होगा एनायन से। यहाँ पे जो ग्रीन डॉट है वो सब एनायन है, वो कॉर्नर वाले स्पेसिस पे फेस सेंटर पे वहाँ पे रहेंगे। अब उनके बीच में जो सेंटर बाकी रह जाएंगे, वेकेंट स्पेस होगी, वो केटायन से फुलफिल होगी। आपको यहाँ पे रेड और ब्लू कलर के डॉट से दिखाया हुआ है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारे पास। और जो बड़ा आपको पोर्शन दिख रहा है, इट इज़ अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड के अंदर जनरली केटायंस आएंगे और पैकिंग है वो बनेगी हमारे पास एनायन से। बात करते हैं NaCl की, तो वहाँ पे जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो केटायन प्रेजेंट होता है वो सोडियम है, और जिंक्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होता है जिंक सल्फाइड के अंदर। वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक अवेलेबल होगा, सल्फाइड से पूरा स्केलेटन हमारा बनेगा। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके कितने फ्रैक्शन में कैटायन आएगा या फिर दूसरा कोई एटम आएगा, वो डिपेंड करेगा केमिकल फॉर्मूला के ऊपर। मतलब वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी कर रहा है। अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि समझ जाओगे। इन अ कोरोलंडम, एक हमारे पास सॉलिड का नाम है, उसको छोड़ो। द ऑक्साइड आयंस फॉर्म द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स, दैट इज, एंड एल्यूमिनियम आयन occupies 2/3 of the octahedral void. What is the formula of the compound? तो हमें यहाँ पे दो बातें बताई हुई है। एक, हमारे पास जो ऑक्साइड है वो HCP अरेंजमेंट शो कर रहा है, और जो ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम आयन है वो 2/3 वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, और वॉइड कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने होंगे? n। उतने ही होंगे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइट्स, मतलब n। जितने ऑक्साइड होंगे उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, उसी का मतलब हो गया n। अब समझना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो हमारे पास 2/3 ऑफ n आएगा एल्यूमिनियम, और n एज इट इज़। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रेशियो लिया था तो क्या आ गया? 2/3 था में, तो ओवरऑल रेशियो होगा 2/3:1। अब इसको वोल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आप 2:3 रेशियो हो जाएगा, 3 उस साइड गया तो सिंपली पता क्या लग गया? एल्यूमिनियम 2 टाइम होगा, ऑक्सीजन है वो 3 टाइम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको रेशियो ले लेना होता है, रेशियो लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। और एक करते हैं, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड NiB आर अरेंज्ड इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड द cation A occupies 50% of the tetrahedral void and 50% of the octahedral voids. What is the formula of the compound? तो B है वो anion के फॉर्म में, मतलब पूरा क्रिस्टल सिस्टम बना रहा है। A है वो 50% टेट्राहेड्रल में होगा और 50% ऑक्टाहेड्रल में। तो इन सब डेटा को हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल के फॉर्म में, समझो। बी के नंबर कितने होंगे? n टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर कितने होते हैं? 2n टाइम्स। नेचुरली इतना ही होता है, 2 टाइम हमने देखा था। और जो ऑक्टाहेड्रल के नंबर होते हैं वो n टाइम होंगे। अब हमें जो पोर्शन दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 50%, मतलब जो टोटल होता है उसका 50%, है ना। तो ए की बात की है हमने, ए हमारे पास 50% होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये दोनों जगह पे आपको दिखाना होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमको दिया हुआ है 2n टाइम्स, तो उसका भी हाफ करेंगे। टेट्राहेड्रल की बात करोगे आप तो 2n टाइम तो ऑलरेडी था, 2n टाइम की जगह पे उसको डिवाइड बाई 2 करोगे। और ऑक्टाहेड्रल के केस में भी वही होगा हमारे पास, वहाँ पे भी हाफ टाइम है। तो देखो, ए जेम बी लिख करके क्या कर देना है, बी को n टाइम लिख दिया और उन दोनों का जो पोर्शन था वो उनको टोटल कर लो। तो ओवरऑल हमको मिल गया 3n/2 टाइम। अब वोल नंबर के लिए 3:2 का रेशियो आएगा, तो ए होगा वो 3 टाइम, बी होगा 2 टाइम। चलो अब देखते हैं कि वाकई में ये जो वॉइड होती है वो
कहाँ पे प्रेजेंट होती है उसकी लोकेशन फाइंड करते हैं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की। हमारे पास सीसीपी या एफसीसी का जो अरेंजमेंट है उसको हम छोटे छोटे 8 क्यूब में डिवाइड करते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमने 8 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया। अब 8 पार्ट में से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, कोई भी कॉर्नर वाला पार्ट आप ले लो। इस कॉर्नर वाले पार्ट में भी आपको 4 एटम्स देखने को मिलेंगे। ये चारों एटम है वो टेट्राहेड्रल मैनर में है। आप चारों को कनेक्ट करोगे तो जो शेप बनेगा वो होगा टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है उसके सेंटर में देखो कुछ भी नहीं है, सेंटर हमारे पास वैकेंट है, उसी को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब एक क्यूब मतलब एक वॉइड। ऐसे टोटल 8 क्यूब है तो 8 टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होगी हमारे पास। पूरे क्यूब के अंदर वॉइड कितनी है? 8। अब समझना, अगर आप एफसीसी की बात करो तो एफसीसी के अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 होते हैं। हमने देखा था कि फेस, सेंटर, कोर, कॉर्नर को कंसिडर करोगे तो आपके पास टोटल एटम प्रेजेंट होते हैं 4। और वॉइड कितनी है हमारे पास? 8। उसीलिए हमने रिलेशन बताया था 2 टाइम्स होगी, 4 2 ज़ा 8। अभी जस्ट देखा था कि 8 वॉइड है, 4 एटम है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। इसमें भी सेम सिनेरियो होगा। सीसीपी या एफसीसी को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारे पास अभी जो मेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी वो एग्जैक्टली सेंटर में बनेगी। आप पूरे क्यूब की अगर बात करोगे तो पूरे क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ब्लू कलर से आपको जो डॉट दिया हुआ है वो वैकेंट स्पेस होगी, दैट इज द फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया कि हमारे पास जो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर होता है वहाँ पे फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होगी। अब जो रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए, बट हम ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन कर दें। अब देखो, हर एक हमारे पास एजिस होती है, एज के सेंटर में कुछ भी नहीं है। आप क्यूब देखोगे तो क्यूब के एजिस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर एक एज 4 पार्ट में डिवाइड होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगी। एक क्यूब के अंदर 1/4 पोर्शन आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, है ना। हमारे क्यूब के अंदर 1/4 पोर्शन आ रहा है, ऐसे 12 एजिस है, 12 इंटू 1/4 करोगे आपके पास आंसर आएगा 4। हमारे पास टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी वो होगी 4। जितने एटम है उतने ही वॉइड। अब हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी की बात करनी है, मतलब उसमें कितना परसेंटेज भरा हुआ है और कितना वैकेंट स्पेस है, ये सब वाकई में टच करते होंगे। देखो अरेंजमेंट कैसा है, हमारे पास जो पहली लेयर में 3 एटम थे उसके ऊपर फिर 6, फिर 3, फिर 6, मतलब ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है HCV के अंदर। यहाँ पे हमको देखना होगा भरे हुई कितनी वैकेंट स्पेस, कितनी बाकी है, वो सब। अब इसी एटम को समझो, आप कोई भी एटम का रेडियस R अज्यूम कर रहे हो तो वो सब एक दूसरे से टच करेंगे, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2R जितना। अब हमें ये देखना होगा कि स्फीयर कॉर्नर पे कितने हमारे पास अवेलेबल है? 12 है। जो एंड पे है वो 2 है फेस के सेंटर में, और एग्जैक्टली जो सेंटर में होंगे हमारे पास वो होंगे 3, जिसको हम फेस सेंटर बोलेंगे। तो ये सब टोटल नंबर करोगे तो आपको 12 एटम्स देखने को मिलेंगे। अब समझना, कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसमें से अंदर कितना पोर्शन रहता है वो हमें समझना होगा। ईच कॉर्नर स्पीरस सराउंड्स बाय दी 6 यूनिट सेल्स। कोई भी एक कॉर्नर वाले को पकड़ोगे तो आपको उसके सराउंड में 6 हेक्सागोनल और देखने को मिलेंगे, मतलब उसका एक हेक्सागोनल के अंदर जो पोर्शन है वो 1/6 आएगा। तो 12 इंटू 1/6 करोगे यू विल गेट 2। ये 2 है हमारे पास इनसाइड वाला वॉल्यूम होगा। जो सेंटर में है एंड सेंटर पे उसमें हाफ पोर्शन आ रहा है, तो 2 इंटू 1/2 विल गेट 1। अब जो एग्जैक्टली सेंटर में हो वो पूरे का पूरा आइटम अंदर ही है, पूरा स्फीयर अंदर होने की वजह से उसको 3 का 3 कंसिडर करेंगे। तो ये इनसाइड दी हेक्सागोनल कितना पोर्शन आ रहा है वो देख रहे थे। सो वी हैव अ 2 + 1 दैट इज अ 3 + 3 विल बी द 6। मतलब पूरे हेक्सागोनल में इनसाइड जो एटम्स होते हैं वो 6 होते हैं। अब देखना, थोड़ी सी वॉल्यूम की कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बट आपको ये ध्यान नहीं रखना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। ऐसे हेक्सागोनल का हम एरिया वॉल्यूम मेजर करते हैं। अब बेस एरिया फाइंड करते हैं। देखो वो होगा 6 इंटू √3/4 इंटू 2R²। ये मैथ्स वालों को पता लग गया होगा। हाइट्स ऑफ द यूनिट सेल कितना है हमारे पास? 4R इंटू √2/3। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू R³ ये हमारे पास हो गया टोटल वॉल्यूम।
अब समझो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा आपको, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर होगा वो ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो नीचे रहेगा। यूनिट सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसको नीचे रखेंगे, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो जस्ट अभी हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी उनको यहाँ पे पुट करते हैं। हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास था 6 × 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब तो नेचुरल वन स्फीयर का क्यूब होता है और ऐसे 6 क्यूब थे। सो ओवरऑल वी हैव 8 पाई आर क्यूब। आप थोड़ा मैथमेटिकली डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 8 पाई आर क्यूब ऊपर, नीचे 24 रूट आर क्यूब, वी गेट 0.74%। मतलब यहाँ पे हमारे पास 74% स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है, वैकेंट स्पेस है वो रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 26% समझ लो आप, है ना। अब आपको समझना क्या है, समझो, आपको ये कैलकुलेशन दिखनी नहीं थी, अब जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझना होगा। प्रीवियस को भूल जाओ, एचसीपी आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, बट आपको समझाने के लिए। सीसीपी में हमारे पास सपोज करो कि जो स्पीयर है उसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टच होने वाले एटम्स हैं वो डायगोनल वाले होंगे। हर एक कॉर्नर का एटम है हमारे पास, उसका रेडियस तो आर हमने कंसिडर कर लिया, बट यहाँ पे टच कौन कौन से कर रहे हैं हमारे पास, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो। पहले उससे हम एटम के नंबर कैलकुलेट कर ले अगर, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होगा हमारे पास, 8 × 1/8, 1/8 पोर्सन, और ऐसे 8 एलिमेंट है तो टोटल 1। और जो फेस के सेंटर में है 6 स्पीयर हमारे पास, उसका पोर्सन होगा हाफ हाफ, तो 6 × हाफ विल बी 3। टोटल करोगे 3 + 1, वी हैव 4 एटम पर यूनिट सेल। इनसाइड क्यूब पोर्सन कितना आएगा, 4 एटम पर यूनिट सेल। अब समझो, हम यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हमारे नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ए बी सी में जो बी है वो राइट एंगल है, तो वहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। दैट इज AC² = AB² + BC², है ना। बहुत क्लियर कट है ये तो। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। हमें एजिस की वैल्यू पता है जो कि ए जितनी होगी, तो हमने लिख दिया A² + A²। तो AC² क्या बन जाएगा हमारे पास, 2A², और AC करोगे तो √2A। अब ये हमें AC का डिस्टेंस मिला। आप देख रहे हो एक डायगोनल के रिलेशन के बारे में पता लग गया। अब हमें AC को एज लेंथ के टर्म में दिखाना होगा, तो वो हमारे पास 4R बनेगा। समझना है 4R कैसे बन गया, क्योंकि जो अटैच हो रहे हैं एलिमेंट्स उनके रेडियस को कंपेयर करोगे तो 4R दिखेगा। अब इसमें से रिलेशन निकालते हैं R और A के बीच में। सो वी हैव R = √2/4 × A। ये हमारे पास रिलेशन बना, ये आपको याद रखना होगा। अब कुछ नहीं, अब सिंपल है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर रखा जाएगा, डिवाइड होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम है हमारे पास, वो हमारे पास कितना होगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि टोटल 4 स्फीयर थे इनसाइड द यूनिट सेल। डिवाइड करेंगे हम यूनिट सेल के वॉल्यूम से, दैट इज A³। जो पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम है हमारे पास वो होगा A³ जितना, बट पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 4/3 × पाई इंटू √2A/4 उसका क्यूब। हमने R को A के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे आंसर मिलेगा 74%। हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो यहाँ पे भी 74% है। तो जो दोनों ही क्लोजली पैक स्ट्रक्चर थे हमारे पास, वहाँ पे 74% की ही एफिशिएंसी आती है। नेक्स्ट देखो, वी हैव ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हमारे पास BCC टाइप का अरेंजमेंट होगा, उसको समझते हैं। BCC के अरेंजमेंट में हमारे पास एक तो 8 कॉर्नर पे एटम है और एक सेंटर में है, टोटल 9 एटम है। बट हमें देखना होगा कि इनसाइड दी यूनिट सेल कितना पोर्सन है। यहाँ पे भी डिस्टेंस वही रहेगा, रेडियस हमारे पास R होगा। यहाँ पे टच कौन कर रहा है, जो डायगोनल वाले एटम होंगे वो टच करेंगे, जो बॉडी डायगोनल होगा वो टच करेगा। यहाँ पे 2R तो ठीक है, बट टच करने वाले को ध्यान रखना, बॉडी डायगोनल के एटम टच करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे हमको उसके लिए 2 बार पाइथागोरस अप्लाई करना होगा। चलो देखते हैं उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि टोटल जो एटम्स है वो देखो। तो हमारे पास कॉर्नर के जो एटम्स हैं उसकी वजह से 1/8 पोर्सन आएगा। ये जो कॉर्नर वाला एटम आपको दिखाया हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, ये 8th क्यूब के अंदर डिवाइड हो रहा है, या 8 पार्टीशन इसका होगा, तो हर एक के अंदर आएगा 1/8 पोर्सन। तो हम दिखा देंगे यहाँ पे कि 1/8 × 8, सो वी हैव 1। तो कॉर्नर पे जितने एटम है उसकी वजह से टोटल इनसाइड एटम होगा 1।
अब बॉडी सेंटर में है वो पूरा का पूरा अंदर ही है क्यूब के, तो वहाँ पे एज इट इज ले लेंगे 1। अब टोटल करो, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1, वी हैव अ 2 स्फीयर कंट्रीब्यूशन। टोटल स्फीयर हमको देखने को मिलेंगे 2, एक इनसाइड दी बॉडी और एक है कॉर्नर के ऊपर वैसे। अब समझना यहाँ पे टच कौन कर रहा है वो हमें समझना होगा। तो देखो हमने देखा था थोड़ी देर पहले ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। पाइथागोरस अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ए सी का डिस्टेंस मिल सकता है। कैसे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी और बी सी का डिस्टेंस आपके पास है, दैट इज ए, तो उसके पुट कर दो, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करोगे यू विल गेट ए 2a स्क्वायर। अगर ए सी को सब्जेक्ट बना लो आप तो ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ 2a। अब समझो यहाँ पे जो सेंटर वाला एटम है उसको मैं डी नाम दे देता हूँ। तो ये तो आप ट्राइंगल बनाओगे तो वहाँ पे डिस्टेंस बनेगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास क्या बन रहा है? ए सी डी। अब डी है वो एकदम सेंटर में समझना, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगेन हमने पाइथागोरस अप्लाई किया हुआ है, तो ए डी स्क्वायर क्या बनेगा? 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायग्राम को देखो समझ में आ जाएगा। ए डी को सब्जेक्ट कर लेंगे, वी हैव अंडर रूट 3a। आराम से देखना, सिर्फ पाइथागोरस लगाया 2 बार, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ए डी समझ में आ गया कि ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a। बट ए डी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 4r जितना होता है, क्योंकि 3 एटम टच कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस होगा वो 4r जितना। रिलेशन निकालोगे यहाँ पे r विल बी रूट 3a बाई 4। ये आपको रिलेशन याद रखना होगा, r विल बी रूट 3a बाई 4 फॉर अ BCC। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि बहुत ही ईजी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम हमको नीचे रखना होगा, दैट इज अ यूनिट सेल। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें स्फीयर का टोटल वॉल्यूम पता था, टोटल 2 एटम है तो 2 इंटू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 2 टोटल एटम की वजह से और रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और उसमें आर की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन देते हैं। अब चलो सारा डेटा है वो पुट कर देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी में। और देखो आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ए क्यूब देखने को मिल रहा है, तो उसको कट कर देते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल आप कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट 0.6805, मतलब 68% वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी है। मतलब इतना स्पेस भरा हुआ है, बाकी का सब जो स्पेस है वो वैकेंट होगा। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी आपको 68% पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, FCC की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, फिर BCC की। अब बात आती है प्रिमिटिव सेल की या फिर सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट। सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर पे अगर एटम हो तब वहाँ पे कितनी स्पेस भरी होगी, कितनी खाली होगी, वो हमें देखना है। यहाँ पे भी हमारे पास सपोज करो कि जो एटम है उसका रेडियस r है। अब यहाँ पे जो टच करने वाले जो पोर्शन है वो जस्ट बाजू बाजू वाले एटम टच करेंगे, हर एक कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, हमको एक रिलेशन डायरेक्टली मिल जाएगा, पाइथागोरस से अप्लाई नहीं करना होगा। देखो ध्यान से, आपके पास जो एज की लेंथ है उसको हमने a बोला हुआ है पहले से, और जो रेडियस है वो r है, तो बन जाएगा I A इज इक्वल टू 2r। पहले देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्फीयर टू यूनिट सेल। हर एक कॉर्नर पे जो एटम होता है वो टोटली 8 क्यूब में डिवाइड हो सकता है। तो मतलब एक कॉर्नर पे जो एटम है उसका जो पोर्शन है वो 1/8 पोर्शन रहेगा। ऐसे 8 कॉर्नर है, सो वी हैव 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो टोटल यहाँ पे इनसाइड यूनिट सेल जो एटम है वो टोटली 1 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो 1 एटम है उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना होगा, दैट इज़ अ 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ a/2। वॉल्यूम करोगे क्यूब का तो वो होगा a क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी में वैल्यू पुट कर दो, a क्यूब कट करो, यू गेट 0.52, दैट इज़ अ 52.4% इज़ अ पैकिंग एफिशिएंसी, नथिंग एल्स। तो आप ये डेटा देख करके ये बता सकते हो कि जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 52.4% जितना है। अब देखो आज की डेट में हमारे पास अलग अलग मेथड है, उसमें से एक एक्सरे मेथड है, उससे पर यूनिट सेल में आपके पास कितने एटम प्रेजेंट है वो आप पता लगा सकते हो। 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है जो यहाँ पे एजिस से दिखाया हुआ है वो आपको पता लग सकता है। तो जब भी आपको ये एज लेंथ पता लग जाए, पर यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है वो पता लग जाए, तब आप और एक इम्पोर्टेंट
जो फैक्टर है वो डिसाइड कर सकते हो, दैट इज़ अ डेंसिटी। अगर आपको दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस पता लग गया, मतलब एज लेंथ पता लग गई, और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल पता लग गए, तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक सेल था उसका जो एज लेंथ है वो ए पाइकोमीटर है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है वो जेड है। तो अब मोलर मास एटम का एम अज्यूम करते हैं, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा क्यूब का उसको हम ए पी एम क्यूब बताएंगे, दैट इज़ ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कुछ क्वांटिटी जो आपको पहले से दे दी जाएगी। अब इससे एक डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है, वो समझो। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हम सबको पता है, किसी की भी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है। अब ऊपर से हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। मास हमारे पास पहले से होगा, वॉल्यूम भी हमारे पास अवेलेबल है, तो मास फाइंड करते हैं। देखो मास के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम और इनटू हर एक का मास, वो मिल जाएगा z इंटू एम से। एम मतलब क्या होगा, z इंटू एम बाई एन ए, मोलिकुलर वेट बाई एवोगेड्रो नंबर करोगे तो आपको स्मॉल एम की वैल्यू मिल जाएगी। अब डेंसिटी के लिए हमें इक्वेशन में डेटा पुट करना होगा, z इंटू एम ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू एन ए। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू बोर्ड में, जेडबल नीट में, हर जगह पे यहाँ से आएगा। ये इक्वेशन बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर बाय यूजिंग द डेटा गिवन, एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज अ 408 pm एंड मोलर मास इज अ 108 ग्राम पर मोल। सिल्वर फॉर्म्स अ CCP लैटिस, मतलब हमें एज लेंथ दे दी गई है, मोलिकुलर वेट दे दिया गया, और हमको अरेंजमेंट बता दिया CCP टाइप का है। अब क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। सो फॉर्मूला वी हैव z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू एन ए। अब इस फॉर्मूला के अंदर ऊपर में से वैल्यू देख करके पुट करेंगे। अब देखो एन ए हमको पता है, एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरी बात, z पता होना चाहिए, 4 होता है CCP के लिए, FCC मतलब CCP, और उसके लिए z 4 होगा, इनसाइड द आइटम 4। अब वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 108 और नीचे 408 और एवोगेड्रो नंबर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 432 डिवाइड बाई 40.9, दैट इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके फाइन, आज की डेट के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको ये सारी थियरी एक बार लिख देनी है, वो आपका होमवर्क है, लिख करके मुझे सेंड कर देना। थैंक यू सो मच।